स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लास्ट एपिसोड में डिटेल में समझने के बाद हमारी पॉडकास्ट में आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और फंडामेंटल राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्यों देखने को मिलता है? इन दोनों के डिस्प्यूट से पहले इन दोनों को शॉर्ट में हम समझेंगे। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर हम समझना चाहेंगे तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को गारंटी करते हुए दिए हैं। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उन प्रिंसिपल्स को कहा जाता है जो स्टेट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश हो सके। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिस्प्यूट तब आता है जब स्टेट किसी वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के इम्प्लीमेंट होने से सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स कुछ तरीके से ब्रीच हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स के तहत स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजन्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक ऑफिसेस, लेकिन DPSP के आर्टिकल 46 में स्टेट को ये गाइडलाइंस दी गई है कि वो इंश्योर करे कि इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस फुलफिल हो, और जब रिजर्वेशन की बात होगी तो कुछ फंडामेंटल राइट्स DPSP के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। इसी डायलेमा को आज हम समझेंगे। सर, जैसे आपने अभी ये बताया कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिस्प्यूट क्यों होता है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं। फंडामेंटल राइट्स बेसिक्स राइट्स होती है जो सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ताकि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा सके, उन्हें फ्रीडम मिल सके, इक्वालिटी मिल सके। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन्ड है और हमारे अर्लियर एपिसोड्स में भी हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को लिबर्टी प्रोवाइड करता है ताकि वो हार्मनी में रह सके, और स्टेट को ये इंश्योर करना पड़ता है कि किसी भी सिचुएशन में सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट हार्म ना हो। फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन को मिलती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एट्सेट्रा। अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन्ड है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक फ्रेमवर्क होता है गाइडलाइंस का या प्रिंसिपल्स का जो स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाने में हेल्प करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करने के लिए स्टेट बाउंड नहीं होती। DPSPs आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जब स्टेट कोई लॉ बनाता है अपने सिटीजन्स के लिए तो स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत हो। स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सिमिलर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत मेंशन था। सर, स्टूडेंट्स जब फंडामेंटल राइट्स और DPSP के डिस्प्यूट को समझते हैं तो कुछ केसेस को समझना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो क्या आप हमें कुछ केसेस के बारे में एनलाइटन कर सकते हैं जो इस डिस्प्यूट को समझने में हम जैसे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का इशू तब आता है जब लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करता है जो सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, उनकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोहिबिट या किसी ना किसी तरीके से हार्म करता हो। फंडामेंटल राइट्स और DPSP के डिस्प्यूट में अब हम सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड समझेंगे। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट जो इस डिस्प्यूट को हाईलाइट करता है वो है चंपाकम दोराई रजन केस
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 1952 में इस इशू को एड्रेस किया। ये केस बेसिकली रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। श्रीमती चंपाकम दोराईराजन वॉज अ तमिल वुमन फ्रॉम मद्रास। एक कम्युनल ऑर्डर की वजह से जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को बढ़ावा देता था, श्रीमती चंपाकम दोराईराजन को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सका इन द ईयर 1951। हालांकि मद्रास प्रेसिडेंसी में ये गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 में पास कर दिया था। ये वो केस था जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार अमेंड किया गया। और एक नोट करने वाली बात यह है कि जब इस केस की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, उस टाइम पर लोकसभा नहीं क्रिएट हुई थी। हमारी लोकसभा 1952 में क्रिएट हुई है, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास लोकसभा बनने से पहले ही चला गया था। इसके अंदर 2 डिस्प्यूटेड आर्टिकल्स थे, जो आर्टिकल 16 के सबसेक्शन 2 और आर्टिकल 46 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में था। फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये प्रोविजंस है कि किसी भी सिटीजन को इनएलिजिबल या डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस एट्सेट्रा। वही डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 46 के तहत ये गाइडलाइन स्टेट को दी गई है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन को इंश्योर करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि आर्टिकल 37 स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कोर्ट से इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेक्रेड पार्ट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डेंस में ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और यही ऑब्जर्वेशन हमने आने वाले 10 से 15 सालों तक भी देखने को मिलती है। इन द केस ऑफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इस डिस्प्यूट में गोलखनाथ केस है, जो कि 1967 का एक लैंडमार्क जजमेंट है। द केस वॉज गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 11 जजेस की एक बेंच बनाई और अपने जजमेंट में ये बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता और ना ही फंडामेंटल राइट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। इस रूलिंग का रिजल्ट ये निकला कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ा। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये भी क्लियरिफाई कर दिया कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने के लिए, फिर चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। जिस तरह से हमने गोलखनाथ केस के अंदर देखा कि जो चंपाकम दोराईराजन केस के अगेंस्ट था, जहां पर चंपाकम दोराईराजन केस के अंदर उनको डीपीएसपी को प्रायोरिटी दी गई, हालांकि गोलखनाथ केस के अंदर फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के ऊपर रखा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इस डिस्प्यूट का है केशवानंद भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की अथॉरिटी तो है, पर इस अथॉरिटी का ये मतलब नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया जा सके। इस जजमेंट के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 31C को रिवाइज किया गया और रिवाइज्ड प्रोविजंस के अनुसार नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑन द ग्राउंड इज इनकंसिस्टेंट विथ और abridges any of the rights guaranteed under Article 14, 1931। इसे सिंपल भाषा में समझने के लिए ऐसा कोई भी लॉ जो कि पॉलिसीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बनाया जाए और अगर वो 1931 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए तो उस लॉ को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है मिनर्वा मिल केस। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को ब्रॉड किया गया। हावेवर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बताया
कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 एंड डीपीएसपी यानी कि पार्ट 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैलेंस करते हैं। एक इंडिविजुअल या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31C के पुराने प्रोविजंस को रिस्टोर किया और अब आर्टिकल 31C ये कहता है कि लॉ वुड बी कवर्ड बाय आर्टिकल 31C ओनली इफ इट वाज मेड टू एग्जीक्यूट द डायरेक्टिव्स अंडर आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C एंड नॉट एनी ऑफ द प्रोविजन इन पार्ट 4। इसका सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब है, अब ऐसे लॉज जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर के 39B और 39C के आर्टिकल्स को प्रमोट कर रहा हो, तब उनको इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट नहीं बोला जाएगा। सर, इन केसेस को समझने के बाद अब हम ये जानने के लिए इंक्विजिटिव हैं कि इन केसेस का कंक्लूजन क्या निकलता है। स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी कंट्री के इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। जुडिशरी ने भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के थ्रू ये बताने की कोशिश की कि डीपीएसपी हमारी कंट्री की गवर्नेंस के लिए क्रूशियल होता है और फंडामेंटल राइट इटसेल्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट राइट्स फॉर सिटीजन्स। अब सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के इम्पोर्टेंस को दर्शाते हुए बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज आर द टू व्हील्स ऑफ अ चैरियट विदाउट विच अ चैरियट कैन नॉट मूव। सर, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशंस। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। तब तक आप बने रहिए स्टडी IQ के साथ। कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, हब हॉपर, कुकू FM एट्सेट्रा। लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन है। थैंक यू।